Dear students and learners, this is the second lecture on the topic electrostatics. पिछले चैप्टर में जो कि फर्स्ट लेक्चर था हम लोगों का, उस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और स्पेशली 12th क्लास और उस पर बेस करता हुआ नीट का एग्ज़ामिनेशन यानी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन और इंजीनियरिंग के एग्ज़ामिनेशन यानी आईआईटी के एग्ज़ामिनेशन में इसका क्या रोल है, कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इन सारी बातों को हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया और कुछ इम्पोर्टेंट डेटा को कलेक्ट किया, बेसिक बातों पर बातचीत की हम लोगों ने, और वो सारे डेटा जो है वो कहीं ना कहीं पूरे फिज़िक्स में न्यूमेरिकल के सॉल्व करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और डायरेक्टली उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चार्ज को डिफाइन किया हम लोगों ने लास्ट क्लास में, और आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि चार्ज क्या है, चार्ज का ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट देखा हम लोगों ने, और हम लोगों ने देखा कि चार्ज दो तरह के होते हैं। आज हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। तो बहुत सिंपल, बहुत पहला प्रॉपर्टी, बहुत कॉमन प्रॉपर्टी जो आप लोगों को मालूम भी है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, वहां क्या होगा, रिपल्शन होगा, है ना। और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि लाइक चार्जेस जैसे प्लस और प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यहां रिपल्शन होगा। या माइनस और माइनस चार्ज होगा तो भी रिपल्शन होगा। और अनलाइक चार्ज यानी अगर प्लस और माइनस चार्ज अगर हैं तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वहां अट्रैक्शन होगा, है ना। या इसको आप ऐसे भी कहें माइनस प्लस। तो क्लियर हो गया कि अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन होगा और अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा। ये पहले से भी आप लोग को मालूम होगा, ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, जूनियर क्लासेस में भी आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज में हम वही बात कर लेते हैं जो हम चार्ज को डिफाइन करने में हमने बात की थी कि जहाँ चार्ज होगा तो चार्ज दोनों तरह के फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी दोनों तरह के इफेक्ट क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और मैग्नेटिक भी। तो क्या करता है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स और फील्ड्स, जो भी क्या इफेक्ट्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको आपको ध्यान देना है। जैसे चार्ज क्या है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज ट्रांसफर होगा, इट इज ट्रांसफरेबल, यानी इट transfers from one body to another body, यानी वी कैन ट्रांसफर चार्ज। तो चार्ज को ट्रांसफर तो कर देंगे,
सवाल ये उठता है कि चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होगा, चार्ज किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी ये कैसे ट्रांसफ़र होगा? ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो चार्ज खुद से नहीं ट्रांसफ़र, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज का कैरियर है, इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी करता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफ़र करता है। अब जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए। तो अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो क्या चीज़ें होंगी? दो बातें सामने आएंगी। देखिए, एक बॉडी क्या होगी? वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉडी होगी, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, वो क्या होगा? वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, है ना। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब क्या है? यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बॉडी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वहाँ वो इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट बॉडी होगा, है ना। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। क्लियर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉडी ए, है ना, एंड दिस इज द बॉडी बी, ओके। एंड ए से बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ये बॉडी क्या हो जाएगा? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। और ये बॉडी क्या कर रही है? यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यहाँ इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, घट जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो प्रोटॉन का चार्ज यानी प्लस चार्ज इस पर डोमिनेट करेगा, प्लस चार्ज डोमिनेट करेगा, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इन द सेम मैनर इन द बॉडी बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और अब बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो इस पर प्रोटॉन का नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डोमिनेट करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे उतने अमाउंट में चार्ज डेवलप करेगा। अगर ये लॉस कर रहा है तो उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज, और ये गेन कर रहा है तो उतना ही निगेटिव चार्ज इस पर डेवलप करेगा। क्लियर हो गई बात? तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, ट्रांसफरेबल मीन्स चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और चार्ज का ट्रांसफ़र कैसे होगा? ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डिफिशियंसी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बल्कि प्रोटॉन का चार्ज डोमिनेट करेगा, यानी वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और जो गेन करेगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज डोमिनेट करेगा, यानी वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लिया? गुड।
एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ, चार्ज के बारे में कहा जाता है कि चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है। अब इनवेरिएंट क्या है वो हम बताते हैं, पहले लिख लीजिएगा। चार्ज इज इनवेरिएंट, ओके, इनवेरिएंट। इसका मतलब यह है कि चार्ज वेरी नहीं करता है। किस केस में? इस केस में कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट से मोशन में आ जाए, यानी ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। यानी क्या है ये? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इसको इस तरह से समझा जाए कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन रेस्ट में है ना, कहने का मतलब यह है कि वेलोसिटी ज़ीरो है। तो इस केस में प्रोटॉन पे जो चार्ज है, एक प्रोटॉन पर, आपको पिछले क्लास में फर्स्ट क्लास में बताया था कि इस पर कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा, ओके। और अगर मान लीजिए ये क्या आ जाए, ये मोशन में आ जाए, है ना। अब मेरा प्रोटॉन जो है वो क्या है, मोशन में है मान लीजिए, है ना, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मोशन में आ गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि अब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है ना। तो चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चार्ज उतना ही होगा जितना चार्ज रेस्ट में था, यानी कि इस पे चार्ज का वैल्यू उतना ही रहेगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। और इस केस में भी कितना चार्ज था, उतना ही था। तो चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट मीन्स चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटीज पर डिपेंड नहीं करता है, रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, चार्ज विल बी सेम, ओके। इसको नोट कर लीजिए। लिखिए, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। जैसे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई भी बॉडी है उस पर जो टोटल चार्ज होगा, है ना, टोटल चार्ज एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा एक एलिमेंट्री चार्ज का। यानी उसको ऐसे समझिए, अभी एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि 10.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया। ये भी नहीं कह सकते हैं कि 11.92 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, है ना। ट्रांसफ़र जब भी होगा वो इंटीग्रल नंबर होगा, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी बात को कहता है कि द टोटल चार्ज on a body is the integral multiple of the elementary charge E, okay. Therefore Q is equal to plus minus NE। यहाँ Q क्या है? यहाँ है Q टोटल चार्ज है ना।
This is the total charge on a body. This n is integers. यानी 0, 1, 2, 3, 4 so and so. एंड इसी को याद रखिएगा कि यही n क्या है दरअसल, एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. एंड E elementary charge, the most smallest existable charge. Okay. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, and this is a very important formula, very important. ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ये पूछा भी जाता है कि what do you mean by the term quantization, और on this equation we will solve the numerical. Okay, जैसे कहा जाएगा कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम है ना. तो टोटल चार्ज क्या हुआ, 1 कूलम. एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वी हैव टू फाइंड n. n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हैव टू फाइंड n. तो Q हो गया 1 कूलम, n फाइंड आउट करना, और E का वैल्यू एक कांस्टेंट आपको पता है, इक्वेशन में पुट करेंगे निकल जाएगा. ओके, इसको नोट कर लीजिए. ओके. तो 5th प्रॉपर्टी होगी 6th प्रॉपर्टी. 6. चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज इज कंजर्व्ड. कंजर्वेशन लॉज आपने 9th क्लास में पढ़ा है, 9th-10th में पढ़ा है ना. आपने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और आज हम लोग देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ओके. तो उसी तरह से जैसे आपने पढ़ा है कि जैसे वहाँ आप कहते हैं कि टोटल मास इज कंजर्व्ड या टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, और कांस्टेंट यहाँ भी यही है. तो चार्ज इज कंजर्व्ड मीन्स in an isolated system, the total charge is conserved means constant. Charge conserved means constant. वो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा. क्लियर. अब इसमें कुछ बात है, उसको समझ लीजिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग उस पूरे सिस्टम को, एक पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम माने, तो फॉर द यूनिवर्स के केस में भी क्या होगा, टोटल चार्ज कंजर्व होगा, मीन्स कांस्टेंट होगा. हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक चार्ज क्रिएट नहीं होगा, क्रिएट होगा. अगर चार्ज क्रिएट होगा तो ये कभी सिंगल नहीं होगा, एक चार्ज क्रिएट नहीं होगा, बल्कि पेयर में इसका क्रिएशन होगा. जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज बनेंगे उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन होना चाहिए, ताकि टोटल चार्ज हमेशा सिस्टम का क्या रहे, कांस्टेंट बना रहे, सेम बना रहे, है ना. इस पॉइंट को नोट कीजिए. दूसरा पॉइंट जो भी हमने कहा उसको भी लिखा जाए वो इस तरह से कि चार्ज पार्टिकल्स ऑलवेज created in pairs, मीन्स प्लस और माइनस के पेयर में क्रिएट होंगे. अब पूरे यूनिवर्स के बेसिस
से बात करके हम लोग एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर आ जाएं, ये फिक्स है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होना है ना। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखना है तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना में इसके एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से चार्ज का क्रिएशन होता है मगर टोटल चार्ज सिस्टम का कांस्टेंट बना रहता है ना। तो इसको लिख लीजिए, फिर यहाँ पर हम लोग इसके एग्जाम्पल पर बात करते हैं। कि इसका मतलब क्या है ना, इसके मतलब को समझने के लिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं तो आपको आना होगा इन रेडियो एक्टिविटी ना, रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी में आपको पता है कि अल्फा बीटा एंड गामा इमिशन होता है ना। क्या होता है? अल्फा इमिशन होता है, बीटा और गामा रेडिएशन का इमिशन होता है ना। यहाँ पर हम लोग बीटा इमिशन का एग्जाम्पल लेते हैं ना, बीटा इमिशन। तो बीटा इमिशन जो है वो दो तरह का होगा, इसका डिटेल आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में है ना। एक को हम लोग कहते हैं बीटा माइनस इमिशन और एक को हम लोग कहते हैं बीटा प्लस इमिशन। ओके, बीटा माइनस को ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये बीटा प्लस जो है इसको हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन। ये क्या है? हम लोग पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ना, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज इस पे प्लस, इस पे चार्ज माइनस। इस इलेक्ट्रॉन की जब भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है रेडियो एक्टिविटी में, तो असल में वो क्या है? वो बीटा माइनस इमिशन है। ओके, अब ये कैसे इमिट होता है? पहली बात तो ये समझ लेना होगा कि हम लोग एग्जाम्पल की जो बात कर रहे हैं वो रेडियो एक्टिव फिनोमेना है ना। तो रेडियो एक्टिव जो है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस होता है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन जो कहा जा रहा है, ये दरअसल वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो ऑर्बिट के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल टूट रहे हैं और तब जाकर के यहाँ अल्फा बीटा एंड गामा है ना, ये रेडिएशन हो रहा है। तो क्या टूट रहा है, कौन टूट रहा है, कौन बन रहा है, इसको समझने के लिए एक इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। और इसको आपको आगे तक याद रखना है। अगर अभी याद रखेंगे तो भी ठीक है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो फिर आपको मॉडर्न में इसको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, तो बीटा माइनस का इमिशन कब होता है इसको समझिए है ना, यानी यहाँ पर कैसे होगा इसको देखिए। और बीटा प्लस का इमिशन कब होना है, इस फेनोमेना को भी हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? जैसे देखिए, हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूट्रॉन को, और न्यूट्रॉन टूट रहा है किसमें? प्रोटॉन में। और प्रोटॉन के साथ क्या देगा ये बीटा माइनस का इमिशन करेगा। यहीं पर क्या होता है ना, जब न्यूट्रॉन टूटता है तो किस में टूट रहा है? प्रोटॉन में टूट रहा है, और इलेक्ट्रॉन यानी ये बीटा माइनस और प्लस एंटी न्यूट्रिनो है ना, ये इक्वेशन है। अब इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं। न्यूट्रॉन, आपको पता है कि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो चार्ज होता है, लेकिन उसका मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन होता है। तो इस पे चार्ज 0, मास 1, प्रोटॉन पे चार्ज +1 और इसका मास 1, और बीटा माइनस जो है इस पे भी -1 चार्ज। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो चार्ज को बैलेंस करना है। यहाँ पर देखिए कि नेट चार्ज क्या हुआ? नेट चार्ज प्रोटॉन पे +1 और ये इलेक्ट्रॉन यानी बीटा माइनस है, इस पर -1, तो नेट चार्ज क्या आया? 0। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता, न्यूट्रिनो पे चार्ज होता नहीं, ये एंटी न्यूट्रिनो है। दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। ओके, एंटी न्यूट्रिनो। तो नेट चार्ज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड इज 0, और इस तरफ राइट साइड में नेट चार्ज क्या आ रहा है आपको? इस साइड भी नेट चार्ज क्या हो रहा है?
वही ज़ीरो हो रहा है। तो सिस्टम इस रिएक्शन से पहले, है ना, इस बदलाव के पहले जो सिस्टम का नेट चार्ज था वो इस फेनोमेना के बाद भी इस पूरे सिस्टम का चार्ज क्या है, वही है। चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है ना। चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, मीन्स कांस्टेंट है। और यहाँ पर चार्ज का प्रोडक्शन भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन किस में क्रिएट हो रहा है, पेयर में हो रहा है। किस में हो रहा है, पेयर में हो रहा है। जितना अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन होगा, है ना, ये देखिए, उतना ही नेगेटिव चार्ज का भी क्रिएशन होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको रेडियो एक्टिविटी में पढ़ना ही है ये। और इसको अगर आप पढ़ेंगे तब आपको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्लियर होगा कि किस तरह से जब बीटा इमिशन होता है तो जो नया डाउटर एलिमेंट बनता है उस डाउटर एलिमेंट का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करेगा, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट या ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब आइए यहाँ पर इसको भी देख लीजिए। ये जनरली कम मिलता है ये इक्वेशन, ये तो मिल भी जाता है मगर ये इक्वेशन मिलता है कम है किताबों में है। देखिए अब इसमें क्या होगा, तो बहुत उल्टा है इसका, बहुत सिंपल है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ न्यूट्रिनो टूटता है, यहाँ न्यूट्रॉन टूटता है, एंटी न्यूट्रिनो बनेगा, ये याद रखना है। कौन टूटेगा, यहाँ पर एक इक्वेशन को याद रखिए, दूसरे को पलट देना है। यहाँ पर क्या टूटना है, जब आपको बीटा माइनस बनेगा, है ना, तो न्यूट्रॉन टूटता है और यहाँ पर प्रोटॉन टूटता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन टूटेगा। प्रोटॉन जिसका मास हम लोग रिलेटिव मास प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में 1 रखते हैं ना, और ये इसका चार्ज, ठीक है। यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन दे रहा था, है ना, और यहाँ पर क्या देगा, न्यूट्रॉन देगा। यहाँ बीटा माइनस इमिशन हो रहा था, यहाँ बीटा प्लस इमिशन होगा, यानी इस पे +1 चार्ज होगा। और यहाँ एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पर न्यूट्रिनो, ओके। ये क्या है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास 1 और इस पे चार्ज 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप पहले, ये क्या है, ये एंटी न्यूट्रिनो है और ये न्यूट्रिनो है। देखिए लिखने का तरीका क्या है, न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इस पे बार लिखेंगे, न्यू बार एंटी और ये न्यूट्रिनो, ठीक है। ये हम लोग का है न्यूट्रिनो, ठीक है। ये हम लोग का बीटा प्लस है, यानी कि इसका पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। ये हम लोग का न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, और ये हम लोग का प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है ना। ये क्या है हम लोग का, ये न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है, प्रोटॉन, दिस इज प्रोटॉन, क्लियर। तो यहाँ पर भी इक्वेशन को आप अगर बैलेंस करके देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कितना है, चार्ज 1 +1, और राइट हैंड साइड में भी चार्ज कितना आ रहा है, +1। इट मीन्स सिस्टम का चार्ज क्या है, कंजर्व्ड, है ना। यानी इस रिएक्शन से बिफोर डिसइंटीग्रेशन जितना चार्ज था, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन भी पूरे सिस्टम का चार्ज उतना ही है, चाहे वो बीटा माइनस इमिशन का केस हो चाहे वो बीटा प्लस इमिशन का केस हो। तो एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम लोग कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं तो कंजर्वेशन लॉ में हम ये नहीं कह रहे हैं कि चार्ज क्रिएट ही नहीं होगा, हाँ होगा, बट ये पेयर में होगा, इस तरह से होगा कि सिस्टम का चार्ज क्या होगा, कंजर्व यानी कि कांस्टेंट होगा। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, बेस्ट एग्जाम्पल, ओके। चलो जल्दी से इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट 1-2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे इसका, और प्रॉपर्टीज हम लोग की क्लियर हो जाएगी। सेवेंथ पॉइंट, charge is always associated with mass। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जहाँ कहीं भी चार्ज होगा तो वो किसी न किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होगा जिसका मास होगा, है ना।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मास हो वहाँ चार्ज भी हो, यानी चार्ज मास के साथ एसोसिएटेड होगा, बट मास चार्ज के साथ एसोसिएटेड हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विद मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, है ना, विदाउट चार्ज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल ले लीजिए, न्यूट्रॉन, है ना। आपको पता है कि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, मास 1 होता है ना। और न्यूट्रॉन का मास हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा भी था, 1.674 इंटू 10⁻27 kg एब्सोल्यूट मास की बात कर रहे थे हम लोग। तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन कितना था, 1.674 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सबका मास, स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू, सारा डेटा फर्स्ट लेक्चर में दिया हुआ, उसको याद कर लेना है। तो यहाँ पर क्या क्लियर हो गया, ये पूरी तरह से एकदम रिफ्लेक्ट कर रहा है इस चीज़ को, इस फैक्ट को जस्टिफाई कर रहा है और क्लियर कर रहा है कि हाँ, मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर चार्ज कहीं होगा तो उसके साथ मास होना ही होना है। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट भी बाहर आता है जिसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इधर मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा इसको आप लोगों ने। जैसे अब हम लोग इसके आउटकम की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इससे डिराइव हो रहे हैं उसको भी समझना है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि चार्ज ट्रांसफरेबल है ना। तो जब चार्ज क्या है, ट्रांसफरेबल है। अब ये ट्रांसफरेबल है तो ये ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ होगा तो दो केस होगा कि या तो एक जगह पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इट मीन्स कोई ना कोई बॉडी तो होगी जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो कोई दूसरी बॉडी होगी जो क्या करेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो वो बॉडी क्या होगी, अभी बताया था, निगेटिवली चार्ज होगी। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी, है ना। क्लियर है। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और कोई बॉडी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो वो न सिर्फ उतना चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर होता है यानी 1.6 इंटू 10⁻19 वो गेन करेगा, बल्कि उसका मास भी गेन होगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि मास का गेन होगा, यानी यहाँ पर क्या हो गया, गेन ऑफ मास होगा, यानी इंक्रीज होगा, मास गेन करेगा, उसका मास इंक्रीज होगा। और कितना इंक्रीज करेगा, कितना मास इंक्रीज करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है उतना इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा उतना, ये इतना गेन होगा। ओके। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लॉस ऑफ मास होगा, लॉस ऑफ मास, है ना। यहाँ पर मास लॉस करेगा और कितना लॉस करेगा, सेम इक्वेशन हो जाएगा, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और एक इलेक्ट्रॉन का मास जितना होगा उतना, ये लॉस होगा इतना, ठीक है। तो जितना ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन उसका मास उतना टाइम्स, है ना, इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना टाइम्स गेन होगा और दूसरे का लॉस होगा। तो ये एक बात क्लियर कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज़ नो चेंज इन
मास, ऐसा नहीं है। देयर विल बी चेंज, वो बहुत कम हो, स्लाइट हो, नेग्लिजिबल हो, वो अलग बात है, लेकिन फैक्ट यही है कि मास चेंज होगा। ठीक है, नोट कर लिया जाए। और एक आखिरी बात करके ख़त्म करते हैं हम लोग। एट पॉइंट, चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव, इसका मतलब यह हुआ कि the total charge of a system is the algebraic sum of the individual charges constituting the system, है ना। उस सिस्टम को बनाने में जितने भी चार्जेस अवेलेबल हैं, उन सारे चार्जेस का क्या होगा, ये अलजेब्राइक सम होगा। अलजेब्राइक सम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम जो होगा वो अलजेब्राइक सम होगा। यानी सिंपल उसको आप वैसे ही सम करेंगे जिस तरह से हम लोग अलजेब्राइक सम करते हैं। मतलब ये कि जो पॉजिटिव साइन होगा वो और जो नेगेटिव साइन होगा वो, उसको लेकर जिस तरह से आप अलजेब्रा में मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, चार्ज में वही करना है। उसको एग्जांपल्स ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज है ना एट दिस पॉइंट, प्लस 5 कूलम है, यहाँ मान लीजिए -3 कूलम है, यहाँ -2 कूलम है, यहाँ पे +6 कूलम है और यहाँ पे -1 कूलम है। तो टोटल चार्ज जो होगा वो सिंपल, जैसे प्लस माइनस साइन अलजेब्रा में कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, जस्ट लाइक दैट, 5 -3 -2 +6 -1, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, सो इट इज +11, ओके, एंड दिस इज and this is -3 2 5 and 1 6, so it is 5 कूलम। तो पूरे बॉडी पर कितने नेट चार्ज हैं, +5 कूलम। ऐसे ही बनाना है इसको, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर 8 प्रॉपर्टीज़ की बात की ना। एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। हम लोगों ने कौन कौन से देखा, लाइक चार्जेस, रिपल्शन, अनलाइक चार्जेस, अट्रैक्शन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा। हम लोगों ने देखा है चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज मास से एसोसिएटेड होता है, एडिटिव इन नेचर होता है ना। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसको आज हम लोगों ने क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसके कितने तरीके हैं, कितने मोड्स हैं, कितने मेथड हैं, और उन मेथड से अगर चार्ज किया जाए तो उन पर जो चार्जेस आते हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं या डिफरेंट्स हैं, वो होता क्या है, क्या सब तरीके से सब पर एक ही तरह का चार्ज आता है या अलग अलग आता है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास विल बी द मेथड ऑफ चार्जिंग। ओके, थैंक यू।